कार्बन। डेफिनेशन होती है एलोट्रोप्स की, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मीन्स एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट एक ही है, उसकी फॉर्म डिफरेंट है। ठीक है, और अगर एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियसली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप डिफरेंस तो समझते होंगे। जैसे हम कोई भी दो बॉयज को यहाँ से पिक करें तो दोनों फिजिकली तो डिफरेंट हमें नजर आएंगे, फिजिकली तो डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट में डिफरेंस होगा, उनके वेट में डिफरेंस होगा, समझा नहीं बात, उनके कलर में डिफरेंस होगा, जिसको आप देख पा रहे हो, फिजिकल डिफरेंस। और केमिकल डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, अंदर तो वही काम हो रहा है सबका, सब दोनों क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन करते हैं, तो अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज समझ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज, जिनको हम लैब के अंदर जाकर ही देख सकते हैं, वैसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिनको हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एलोट्रोप्स क्या होती है, एलोट्रोप्स होती है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर बदल जाता है, प्रॉपर्टी वही रहती है, एलिमेंट वही रहेगा, बस क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट have same chemical properties but different physical properties. जो एलोट्रोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। तो ऐसे हर एक एलिमेंट की एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करती है, बट हमारा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड कंपाउंड, तो हमें किसके एलोट्रोप्स पढ़ने हैं, कार्बन। तो जो कार्बन के एलोट्रोप्स है वो 3 है, 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके नाम है डायमंड, जो आपने सुना होगा नाम पहले भी, ग्रेफाइट, और एक शायद आपने नाम ना सुना हो, फुलरीन्स। क्या नाम होता है, फुलरीन्स। ये शायद नाम आप लोगों ने ना सुना हो, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी डायमंड और ग्रेफाइट आप लोगों ने सुना, डायमंड की रिंग्स बनती है, डायमंड की ज्वेलरी बनती है। ग्रेफाइट भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा, पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल, तो पेंसिल के जिस पार्ट से हम राइट करते हैं वो ब्लैक कलर का, ग्रे से कलर का जो पार्ट होता है पेंसिल के अंदर, बाहर तो चारों तरफ वुड होती है, वुड के अंदर जो वो एक स्ट्रिप लगी होती है जिससे हम राइटिंग का काम करते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। या आपके जो रेडियो वगैरह में जो सेल आते हैं, उस सेल को आप ब्रेक करोगे तो उसमें से एक चौक जैसी रोड निकलती है, ब्लैक कलर की होती है, वो क्या है, ग्रेफाइट। क्या है वो, ग्रेफाइट। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डायमंड। अगर डिटेल पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ होगा, बट हमें मेनली थोड़ा बहुत सा पढ़ना है। ठीक है, 3 मार्क्स की इसकी इंपॉर्टेंस रह सकती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से हमें 3 पॉइंट अच्छे से डायमंड के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, नेचर के अंदर नेचुरली अवेलेबल होता है। ठीक है, नेचुरली अकर करता है इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अर्थ को जाके डिग करना है, आपको लोकेशन पता हो कि यहां पर डायमंड मिलेगा, बात समझ आ रही है? आपको पता चले
कि इस लोकेशन पे डायमंड है, तो आपको वहां पर जाकर डिग करना है और आपको मिल जाएगा क्या, डायमंड। जैसे हमने मेटल नॉन मेटल में हमने वो प्रोसेसेस नहीं पढ़े थे, मेटलर्जी प्रोसेसेस, जिसमें हम पहले क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद एक बेंच लेके आओ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद दूसरा प्रोसेस कौन था, पहला था एनरिचमेंट ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आता था रिफाइनिंग का प्रोसेस। तो वो प्रोसेसेस लगाने की हमें यहाँ नीड नहीं है, यहाँ हमें उसकी नीड नहीं है। डायमंड आपको डायरेक्टली फ्री स्टेट में अवेलेबल होगा, समझ में बात। दूसरा नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, सबसे हार्ड नेचर में पाया जाने वाला सब्सटेंस कौन है, डायमंड। इसी की वजह से इसको हम कटर और ड्रिलिंग पर्पस के तौर पे यूज करते हैं, कटर एंड ड्रिलिंग पर्पस, ठीक है। आपने कभी कोई मिरर की शॉप होती है जिसकी जो मिरर वगैरह का काम करता है, आप ध्यान से देख लो, उसके पास एक कटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, डायमंड। तो डायमंड इतना हार्ड होता है कि वो मिरर को भी काट देता है। इसको मत टच करना, कभी गिर जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम डायमंड से कटर का और ड्रिलिंग पर्पसेस का काम कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए इंसुलेटर फॉर हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट का इंसुलेटर होता है, मतलब अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। आपके किचन में बहुत सारे कंटेनर हो गए जिनके हैंडल के ऊपर प्लास्टिक प्रोवाइड की जाती है, क्यों, क्योंकि वो गर्म ना हो, मतलब उनमें से हीट ट्रांसफर होती है, हीट चलती है, हीट ट्रेवल करती है ना। आप स्पून के एक पार्ट को गैस पर लगाओ तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा ना, बीन्स उसमें से हीट ट्रेवल कर सकती है, बट डायमंड में से हीट ट्रेवल नहीं करती। आप एक डायमंड का पीस लो और उसको एक साइड से हीट पे लगा दो, दूसरा साइड आपको फिर भी कूल नजर आएगा, ठंडा नजर आएगा, मतलब हीट उसमें से ट्रेवल नहीं करती, करंट भी ट्रेवल नहीं करता। इंसुलेटर फॉर करंट, करंट के लिए भी इंसुलेटर ही है, मतलब करंट भी पास नहीं होता, समझ में बात। मतलब अगर आप डायमंड को हैंड में लेकर और किसी सॉकेट को टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डायमंड में से करंट पास नहीं होता। इसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसमें एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है इसके अंदर, डायमंड के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ जाता है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन के साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच होते हैं। तो डायमंड के अंदर एक कार्बन के साथ फर्दर 4 कार्बन अटैच होते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ ओवरऑल डिटेल्स थी हमारी किसकी, डायमंड की। आई समझ में, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इनमें से कोई अच्छे से 3 पॉइंट याद रख लीजिए, अनलेस कि वो आपसे कुछ स्पेशल ना पूछे तो, ठीक है, अदरवाइज आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो, ठीक है। रिमूव करें इसको, ये समझ में आया, नोट करना है, नोट करना है तो बताओ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो एलोट्रॉप्स होता है वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट ऑलमोस्ट इससे रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे वो हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, ये सॉफ्ट माना जाता है। अरे बात समझे। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेचुरली अकर इन फ्री स्टेट, तो ये भी नेचुरली मिलता है, नेचुरली अकर एज वेल एज can manufactured artificially, can prepare artificially। नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल भी है और हम चाहे तो इसको लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डायमंड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ग्रेफाइट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर। थर्ड पॉइंट वहां पर क्या था,
कटर एंड ड्रिलिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। इससे हम जनरली पेंसिल बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोड देखे थे आपने रिफाइनिंग प्रोसेस में और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, हमने 2 रोड लगाई थी जिसको हम कैथोड और एनोड बोलते थे, याद आया। अब वो कंडक्टर होना चाहिए कि इंसुलेटर होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें करंट पास करवाना है। तो हम क्या यूज करते हैं? ग्रेफाइट। तो जनरली हम ग्रेफाइट यूज करते हैं क्योंकि ये काफी सस्ता भी होता है, ठीक है, चीप होता है, ठीक है। तो पेंसिल बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज होता है। क्यों यूज होता है ये भी बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज होता है। लुब्रिकेंट तो समझते होंगे आप, मशीनरीज में जहां 2 पार्ट आपस में एक दूसरे पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे 2 आप मशीन देखते नहीं हो, घास काटने वाली मशीन है नॉर्मल, आप सबके घर में होगी। वहां तो क्या देखते हो आप? उसमें ब्लैक ऑयल डालते हो ताकि वो स्मूथ चले, है ना। वो क्या है? एक हिसाब से वो लुब्रिकेंट है। तो ऐसे ही हम लुब्रिकेंट ग्रेफाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्मूथ हो जाती है मशीन, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वियर एंड टियर कम होगा, टूट फूट कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, आप इसी को और अच्छा पॉइंट्स लिख सकते हो। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स इन द मशीन्स टू रिड्यूस वियर एंड टियर एंड टू प्रोवाइड स्मूथ वर्किंग। ये सेंटेंस फॉर्म आपको खुद डालनी पड़ेगी, ठीक है, ये तो आपको ही करना है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आता है इंसुलेटर फॉर हीट था वो, ये कंडक्टर है। कंडक्टर फॉर हीट एंड करंट मींस ग्रेफाइट में से करंट भी पास होता है और ग्रेफाइट में से हीट भी पास होती है। मतलब आप एक ग्रेफाइट का पीस लो, ठीक है, और यहां पर उसको कैंडल की हेल्प से हीट करो, ठीक है। तो आप इस पार्ट को टच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये गर्म नजर आएगा। इसका मतलब उसमें से हीट ट्रेवल करती है और करंट भी ट्रेवल करता है, तभी तो हम इलेक्ट्रोड बना पा रहे हैं। 5th प्रॉपर्टी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका कम होगा क्योंकि ये सॉफ्ट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लेयर स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लेयर स्ट्रक्चर मीन टू से कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर के ऊपर 1 बाय 1 लेयर होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। और वो लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, मींस टू से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है और वो दोनों लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर रब हो सकती है, चल सकती है, मूव कर सकती है। इसी वजह से हम इसको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट व्हाई यूज्ड एज लुब्रिकेंट? बिकॉज इट हैज स्मूथ लेयर स्ट्रक्चर एंड दीज लेयर कैन मूव अपॉन ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। समझ में एक बार? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक कार्बन के साथ इसमें फर्दर 3 कार्बन जुड़े होते हैं। एक कार्बन के साथ इसमें कितने अटैच होते हैं? कार्बन 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायमंड के अंदर एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच होते हैं? 4। और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन के साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच होते हैं? 3। समझ में है? नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट इज फुलरीज। अब ये आप लोगों ने नहीं सुना, ठीक है। इसका शायद कोई डायग्राम, कोई पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन हो। एनसीईआरटी में नहीं होगी तो एक्स्ट्रा बुक में डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो जो 3rd कैटेगरी आती है वो आती है फुलरीज। कोई नहीं, बता देंगे, देखो। वैसे तो इसकी फुल नेम होता है बकमिंस्टर फुलरीज, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीज, ठीक है। ये सबसे पहले 1985 में C60 नाम का एक मॉलिक्यूल बनाया था। कई सारे केमिस्ट ने मिलकर बनाया था, आपको उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हो तो शॉर्टकट में याद रख भी सकते हो। जैसे एक तो कोई आर स्मेले नाम से था, ठीक है, एक रॉबर्ट कर्ट भी था, ठीक है, एक कोल्ट नाम से भी था, एच कोल्ट नाम से भी था, कोई एच कर्ट के नाम से था, ठीक है, और एक और था इसमें, ठीक है, स्मेले कर्ट, रॉबर्ट कर्ट
सीन ओब्रायन, एक था सीन ओब्रायन, ठीक है। तो ये एक दो केमिस्ट और थे, इन सब ने मिलकर ये C60 नाम का मॉलिक्यूल तैयार किया था। मतलब कार्बन के 60 एटम एक दूसरे के साथ आपस में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाकर जुड़े हुए थे। जैसे रग्बी की जो बॉल होती है ना, फुटबॉल अगर आपने परचेज की हो तो उसमें ब्लैक से कलर के मार्क होते हैं ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, और आपस में जुड़े होते हैं, वैसा सही कॉम्बिनेशन बन गया था इनका, ठीक है। और वहां पे यूएस के एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट तो समझते होंगे जो बिल्डिंग वगैरह के डिजाइन तैयार करते हैं। तो इन्होंने डोम्स के स्ट्रक्चर बना रखे थे कुछ वहां पर एक दो, और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल इनसे मिलता था, तो इसलिए उससे नाम पड़ गया इनका कि बकमिंस्टर फुलर नाम दे दिया जाए, ठीक है। उस आर्किटेक्ट का नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर नाम था। इन्होंने कुछ डिजाइन तैयार कर रखे थे डोम्स के। डोम तो समझ में आता होगा, गुंबद जिसको बोलते हैं, गोल, जैसे ताजमहल की जो सबसे ऊपर की जो टॉप की जो चोटी है वो गुंबद है, एक हिसाब से डोम है। तो वैसा सही स्ट्रक्चर बन के आया उसको अगर हम कंप्लीट स्फेरिकल बना दें, ठीक है। तो वैसा स्ट्रक्चर था किसका? C60 मॉलिक्यूल का, इसलिए उसको नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फुलर। बाकी अगर बात की जाए तो ये नेचुरली भी पाया गया है, ये न्यूजीलैंड और रशिया में पाया गया था, नेचुरली भी अवेलेबल हमें मिला था, ठीक है। और आज हमारे पास कार्बन 60 C60 से ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो फुल रिंग पे कोई ज्यादा क्वेश्चन आपका बनने वाला है नहीं है, ठीक है। कोई 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया तो बन गया वैसे, ठीक है। हाँ, अगर ये कंप्लीट आता है बट आर एलोट्रोप्स नेम द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो फिर तो आपको नाम ही मेंशन करना है। और अगर आप एक दो पॉइंट लिख भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो फुल रिंग से सिर्फ इतना ही डिस्कस आपको करना है। तो आज की इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया? एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स आपको समझ में आया क्या होता है? कि एलिमेंट वही है, एलिमेंट वही है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली सी बात है सेम है। जैसे मैं कहूँ पेट्रोल डीजल, आपके किचन में जो सिलेंडर है उसमें क्या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब में क्या कॉमन है? कार्बन। तो उसको भी हम एलोट्रोप्स ही बोल सकते हैं एक हिसाब से। समझ आ रही बात? केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी ना, जब एलिमेंट ही सेम है उनके अंदर, जब कार्बन ही सेम है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी। क्या चीज आएगा? सिर्फ हमें वो फिजिकली डिफरेंट नजर आएगा। पेट्रोल का कलर कुछ और होता है, डीजल का कलर कुछ और होता है, कलर में डिफरेंस आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। समझ आएगा? क्लियर? तो ये था एलोट्रोप्स जो इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मेंशन है। तो डायरेक्टली ये चैप्टर बहुत छोटा कर दिया उसके बाद, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। तो इतना ही आज, ठीक है।